तो हाँ भाई करें शुरू। तो दो तगड़े फोन आ गए हमारे पास एंड दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। iQOO 9 SE के बॉक्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। बड़े बॉक्स के साथ साथ इसमें सारी एसेसरीज दी गई हैं सिर्फ ईयरफोन को छोड़ के एंड इसका प्राइस भी कम है सैमसंग के कंपैरिजन में। सैमसंग का बॉक्स आप देख सकते हैं डाइट पर जा चुका है एंड A53 के बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको फोन मिलता है एंड दूसरा चार्जिंग केबल दी गई है। तो यहाँ पर सैमसंग वाले मस्त चूना लगा रहे हैं। तो सैमसंग ज्यादा प्राइस लेकर भी कम सामान दे रहा है और ये सामान अब वापस आने वाला नहीं है भाई सैमसंग के फोनों के अंदर। अब सैमसंग हर चीज में कंजूसी नहीं कर रहा। सैमसंग आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है जो है नॉक्स, और इस तरीके की सिक्योरिटी आपको iQOO में देखने के लिए नहीं मिलती। सैमसंग के पास एक और शक्ति आ जाती है कि ये फोन IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, वहीं पर iQOO भी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन इसके पास किसी भी तरीके की IP रेटिंग नहीं है। बाकी दोनों ही फोन 5G है विद गुड नंबर ऑफ 5G बैंड। बाकी दोनों फोन के अंदर ही 4G कैरियर एग्रीगेशन ऑलमोस्ट इक्वली वर्क करता है। बट सैमसंग के फोन के अंदर 35,000 रुपए पे करके भी आप Wi-Fi 6 को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसका हार्डवेयर Wi-Fi 6 को सपोर्ट नहीं करता। iQOO 9 SE में आप Wi-Fi 6 को मस्त यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोनों ही फोनों का। तो iQOO के पास ये अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। बाकी एक शक्ति में दोनों फोन ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पर दोनों में ऑन पेपर हार्डवेयर जो मिलता है डिस्प्ले का वो सेम है। सुपर एमोलेड पैनल फुल HD प्लस एंड यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बेजल्स और चिन मेरे को दोनों के ऑलमोस्ट इक्वली देखने के लिए मिले, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आता है बाकी चीजों में वो ये है कि iQOO की डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड है, सैमसंग की सिर्फ HDR10 सर्टिफाइड है। एंड जो पहले होता था कि सैमसंग की डिस्प्ले भले ही ऑन पेपर कमजोर होती थी लेकिन एक्चुअल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी इस प्राइस रेंज की, वो अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैंने सैमसंग के फोनों की डिस्प्ले की बहुत तारीफ की हुई है पहले, लेकिन अभी दूसरे ब्रांड इसको ना बीट करते जा रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। iQOO 9 SE की डिस्प्ले के कलर्स जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा वाइब्रेंट हैं, साथ ही यहाँ पर डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है सैमसंग के कंपैरिजन में। एंड अगर आपको शक है इस पर तो आप दोनों फोनों को बाय करके मस्त टेस्ट कर सकते हैं। चीटिंग करता है तू। बाकी दोनों डिस्प्ले L1 सर्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पर iQOO के पास एक और शक्ति आ जाती है, वो ये है कि नेटफ्लिक्स में भी आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं पर सैमसंग के अंदर आप YouTube के अंदर भी अभी HDR कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अपडेट आनी है, अब देखते हैं सैमसंग कब अपडेट लाएगा। हालांकि इसकी अपडेट अभी आई थी उसके अंदर, लेकिन ये चीज फिक्स नहीं हुई है। बाकी दोनों डिस्प्ले के जगमग उजाले की बात करें तो सैमसंग के पास 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, iQOO के पास 1200 निट्स की। अब ऑन पेपर बहुत बड़ा डिफरेंस है जगमग उजाले में, लेकिन जब हमने टेस्ट करा इंडोर आउटडोर दोनों डिस्प्ले में ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म करती हुई दिखी है। तो इस मामले में दोनों डिस्प्ले को हम इक्वल रखेंगे। बाकी यहाँ पर हैप्टिक्स की बात करें तो सैमसंग आपको स्प्रिंगी हैप्टिक्स ऑफर करता है जो कि दूसरे ब्रांड 15-16 हज़ार रुपए में आपको दे देते हैं। वहीं पर iQOO के पास आपको प्रॉपर 40,000 वाले हैप्टिक्स मिल जाते हैं। इसके हैप्टिक्स काफी सॉलिड है एंड iQOO इस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। तो यहाँ पर हैप्टिक्स के मामले में iQOO बेटर निकल कर आता है। और दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, लेकिन iQOO की एक तो एनिमेशन और दूसरा रिकॉग्निशन ज्यादा तेज है सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी बात करें अगर आप लॉलीपॉप गाना सुनना चाहते हो दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पर दोनों के स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, बट यहाँ पर सैमसंग के स्पीकर्स मेरे को थोड़े से ज्यादा लाउड एंड क्लीन लगे। अब नेक्स्ट चीज की बात करने से पहले थोड़े से रंग चेंज कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के। तो सैमसंग जिस चीज के लिए काफी ज्यादा बदनाम था Exynos प्रोसेसर के लिए, वो फिर से सैमसंग ने अपनी A सीरीज के अंदर दे दिया है। Exynos 1280 प्रोसेसर दिया गया A53 के अंदर एंड इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है सैमसंग को। वहीं पर iQOO के पास आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। तो यहाँ पर ऑन पेपर की बात करूँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों प्रोसेसर के बीच में, बट फिर भी आपका भाई आपको बता देता है। CPU थ्रोटलिंग में अगर मैं जिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिला, iQOO बेटर परफॉर्म करता है। N22 में यहाँ पर स्कोर के अंदर भी iQOO बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक तरीके से ऐसा कंपैरिजन हो गया जिसमें 15,000 वाले फोन को 40,000 वाले फोन से कंपेयर कर रहा हूँ। रुको जरा सबर करो। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना तो स्कोर है सैमसंग का कि नॉर्मल टास्क को हैंडल कर लेगा। तो आपका भाई बता दे iQOO के अंदर अगर आप बैकग्राउंड में काफी सारी ऐप ओपन करते हो एंड उनके बीच में स्विच करते हो रैंडमली, तो इसका 120 हर्ट्ज की तरह फील होता है। वहीं पर सैमसंग के अंदर क्या है ना, अगर आप बैकग्राउंड में काफी सारी ऐप ओपन कर लेते हो एंड उसके बीच में स्विच करते हो तो इसका 120 हर्ट्ज काफी ज्यादा जिटर मारता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर इस चीज में वीक पड़ जाता है। तो इस मामले में मेरे को iQOO 9 SE ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा है। बाकी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेमिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पर गेम सेटिंग्स जो है सैमसंग के अंदर काफी कम देखने के लिए मिलती है, इवन गेम प्ले भी आपको 15,000 वाला मिलता है। वहीं पर iQOO एक प्रॉपर गेमिंग फोन है एक तरीके से एंड इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक अनबीटेबल भी है।
बाकी एक चीज और लाइक सैमसंग इतने रुपए ले रहा है उसके बाद भी आपको UFS 2.2 की स्टोरेज ऑफर कर रहा है, वहीं पर आईकू के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है, तो ये भी एक शक्ति आ जाती है आईकू के पास। अब बात करें दोनों के कैमरास की, तो सैमसंग में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का पंच होल के अंदर कैमरा दिया गया है, आईकू के अंदर वहीं पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, फोटो के मामले में मेरे को आईकू ज्यादा अच्छा लगा है, आप हर एक सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं। सैमसंग क्या है ना, स्काई को काफी ज्यादा ब्लू कर देता है, इवन मेरी टी शर्ट भी व्हाइट थी इसने ब्लू कर दिया है, तो सैमसंग को ये थोड़ी सी फिक्स करनी चाहिए चीज। वहीं पर आईकू के अंदर अगर आप बिल्कुल हार्श लाइट में हो तो ये थोड़ा सा ब्लोन आउट कर देता है स्काई को, तो आईकू के अंदर भी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा फोटोज के अंदर मैं आईकू को पिक करना चाहूंगा, एंड यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी होगी कि आपको ब्राइट फोटो पसंद है या थोड़ी सी डार्क फोटो पसंद है, तो वो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। बाकी यहाँ पर आप वीडियो देख ही सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की दोनों फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एंड सैमसंग की स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी है। दूसरा सैमसंग के पास आपको एडवांटेज ये मिलती है कि ये 1080p 60 fps के साथ साथ 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, एंड आईकू सिर्फ कर सकता है 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड। तो आप मुझे बताना आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लगी। अब दोनों के बैक कैमरास की बात करें तो दोनों में OIS दिया गया है मस्त। सैमसंग के अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, आईकू के अंदर 48 मेगापिक्सल का विद OIS। यहाँ पर दोनों का 1080p 30 fps में OIS मस्त वर्क करता है, एंड यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मेरे को सैमसंग की ज्यादा अच्छी लगी है। लेकिन जैसे आप 1080p 60 fps में स्विच करोगे ना, आईकू का OIS अच्छे से वर्क करता है, लेकिन सैमसंग का 1080p 30 fps तक ही OIS वर्क करता है, तो यहाँ पर आईकू इस मामले में बाजी मार जाता है। बाकी कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पर इस चीज को आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर फोटोज हमने काफी क्लिक करी हैं, जैसा कि हमें फ्रंट में रिजल्ट देखने के लिए मिले थे, सेम ही चीज देखने के लिए मिली। सैमसंग बहुत ज्यादा डार्क कर देता है फोटो को, आईकू के अंदर कभी कभी ब्लोन आउट हो जाता है स्काई, तो बस यही देखने के लिए मिला। बाकी ऑल ओवर जो फोटोज हैं मुझे आईकू की स्लाइटली बेटर लगी हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किसकी अच्छी लगी। बाकी अल्ट्रा वाइड के मामले में बात करें तो आईकू के अंदर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का। एंड अल्ट्रा वाइड के अंदर फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं, कलर की बात करूं, मेरे को सैमसंग ज्यादा अच्छा लगा है। अब बात करें इन हैंड फील और बिल्ड की, तो यहाँ पर सैमसंग में बैक की बात करें या साइड की बात करें, दोनों तरफ प्लास्टिक यूज करी गई है और बैक में मैट फिनिशिंग दी गई है। वहीं पर आईकू के अंदर बैक में ग्लास दिया गया है, साइड में प्लास्टिक दिया गया है। तो अगर आपको प्रीमियम इन हैंड फील वाला फोन चाहिए तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप आईकू की तरफ जा सकते हैं, और बाकी एक जो डिजाइन वाली चीज है वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर है। अब यहाँ पर बात करें उस चीज की जो सैमसंग ने बॉक्स के अंदर दिया ही नहीं, चार्जर और बैटरी की। सैमसंग के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है विद 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड आईकू के अंदर आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी विद 66 वाट फास्ट चार्जर, एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। एंड ये फोन 0 to 100 चार्ज हो जाता है अराउंड 45 मिनट्स में। वहीं पर सैमसंग को हमने चार्ज करके देखा 25 वाट के फास्ट चार्जर से, तो ये चार्ज होता है 1 hour 20 मिनट में। बाकी यहाँ पर जिस तरीके से 500 mAh बैटरी इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपके भाई ने दोनों को चार्ज किया एंड सेम यूज किया फोनों को, तो यहाँ पर सैमसंग का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो करीब करीब 20 मिनट एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है आईकू के कंपैरिजन में। तो दोनों फोनों को मैंने जितना भी यूज करा है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर आपको बेस्ट फोन चाहिए तो आप आईकू 9 ऐसी बाय कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सैमसंग का ही फोन बाय करना है तो मैंने इस फोन को A52s से कंपेयर किया था, एंड इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो की गई है, लेकिन जो प्रोसेसर है ना वो इसका एक सबसे बड़ा डाउनग्रेड है, मतलब नॉर्मल यूजर को भी वो परेशान कर देगा इस प्राइस पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं इसे चाहकर भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, तो आप बाय कर सकते हैं A52s 5G, आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा एंड आपकी नीड भी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट टू बी अनबॉक्स गाइस।